स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एटम्स होता क्या है। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो इंडियन फिलोसफर है, ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट होता है ना। एटम का मतलब भी क्या होता है, अनकटेबल। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था, परमाणु। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। It may be defined as the smallest unit of an element which take part in chemical reaction. Take part in chemical reaction. And may or may not exist freely. ठीक है, कंप्लीट लिख के आनी है। अब देखो यहाँ पर मतलब क्या होगा। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी डाल्टन्स लॉ की। उसमें कहा था कि भाई एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट नहीं होता ना, क्योंकि एटम भी और फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर हम कैसे कह रहे हैं कि भाई जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा जरूर है, बट हमने साथ में कंडीशन लगा दी कि विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, उसके लिए सबसे छोटा एटम ही हो सकता है। मतलब कि एटम से जो छोटे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो छोटे जरूर हैं बट वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। भी जैसे मैं क्या कहूं कि 18 ईयर का जो ह्यूमन बींग है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, वो सबसे छोटी है। 18 साल का जो लड़का या लड़की है वो सबसे छोटा है। तो दिमाग में क्या जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है ना। जो 1 महीने का है, जो 1 साल का है, वो तो और भी छोटे हो गए। बट फिर मैं कंडीशन लगा दूं जिसको वोटिंग करनी है, तो वोटिंग करने के लिए तो 18 ईयर सबसे कम हुई ना। तो वही कंडीशन यहां पर है कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए एटम सबसे छोटा। मतलब कि एटम से छोटा और कोई नहीं हो सकता जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ये ध्यान रखना। अगली कंडीशन क्या कहता है कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, कि वो जो एटम है वो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, दोनों ही बात है। ठीक है, एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, atoms of noble gases like helium, neon, argon, ठीक है, एटसेट्रा, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन। तो ये सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में है, बट ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, अनरिएक्टिव होते हैं, या ये कह लो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने की वजह से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन कि मे और मे नॉट। तो ये सारे एटम कौन से हो गए, विच एग्जिस्ट फ्रीली। अब बात करें मे नॉट की, तो इसके अलावा इसे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और भी बहुत सारे। अब ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कांट एग्जिस्ट फ्रीली। ये हमेशा किसी ना किसी के साथ एग्जिस्ट करेंगे, अकेले नहीं रहते, चाहे वो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाए या फिर किसी और के साथ। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो आपको हमेशा हाइड्रोजन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, H के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। या फिर हाइड्रोजन आपको ऐसे मिलेगा HCl, H2O, NH3, है ना। कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं दिख रहा आपको। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता, मतलब कि वो स्टेबल नहीं है, या ये कह लो कि वो रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कर जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में मिलेगी, हमेशा इस फॉर्म में, O2, अकेली O की फॉर्म में नहीं मिलती, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है, या फिर वो दूसरों के साथ बना सकती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन हो गया ये ऐसे, तो ये दूसरों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो आई बात समझ में, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट स्मॉलेस्ट कब होगी, जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। और दूसरी बात कि जो एटम है वो फ्रीली रह भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीजें इसके साथ हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा साइज ऑफ एटम,
कि जो एटम है जिसको हमने सबसे छोटा कहा है, अब वो एक्चुअल में उसका साइज कितना होगा, क्या वो हमें दिखता भी है? तो हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम जो साइंटिस्ट है वो मान के चलते हैं कि जो एटम है वो स्फेरिकल फॉर्म में, फुटबॉल के जैसे है। ठीक है, जस्ट माना हुआ हमने। तो जब हमने उसको स्फेरिकल फॉर्म में मान लिया तो उसके जो साइज है उसके साइज को हम रेडियस की फॉर्म में निकालते हैं। रेडियस किसकी निकलती है? जो स्फेरिकल या सर्कल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हमेशा एटम का जो साइज है वो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? हम रेडियस की फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखना ये। तो क्या कह रहा है ये? एटम्स आर assumed to be spherical in shape, assumed to be spherical in shape। ठीक है, हमेशा हमने उनको अज्यूम किया हुआ है कि भाई वो स्फेरिकल होंगे। सो देयर साइज measured in terms of एटॉमिक रेडिया या रेडियस, कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हम एटॉमिक रेडियस वर्ड भी यूज कर देते हैं या कई बार हम एटॉमिक रेडियाई वर्ड भी यूज कर देते हैं। कंफ्यूज मत होना कि भाई रेडियस तो है, रेडियाई क्या होता है? तो रेडियाई सिंपल क्या हो गया? इसका प्लूरल हो गया, ये बहुवचन हो गया ये। ठीक है, तो ये वो एटॉमिक रेडियाई हो गई। क्लियर है ना? तो क्या कह रहा है कि जो एटम्स हैं हमने उनको क्या माना हुआ है? स्फेयर की फॉर्म में होते हैं वो, तो उनके साइज को हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? उनकी रेडियस के फॉर्म में, उनको एटॉमिक रेडियस। अब जो एटॉमिक रेडियस है उसकी यूनिट क्या होगी? रेडियस एक तरीके से लेंथ ही तो हो गई, डिस्टेंस हुई। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर। बट हम कभी भी उनको मीटर सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं। तो जो उनकी यूनिट है, जिस यूनिट में हम उनको मेजर करते हैं, वो हम नैनोमीटर लेते हैं, पिकोमीटर लेते हैं या फिर एंगस्ट्रोम लेते हैं। क्योंकि मीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एटम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो हमने छोटी यूनिट उठाई हुई है। ठीक है, द लेंथ या द साइज ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। ठीक है, मीटर लेंथ की ही डिस्टेंस वो होती है, मेजरमेंट होती है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम और पिकोमीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइज या एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 0.37 एंगस्ट्रोम। ठीक है, जो हाइड्रोजन की जो रेडियस है बेटा कितनी होती है? वो 0.37 एंगस्ट्रोम होती है। अब इस एंगस्ट्रोम का मतलब क्या हुआ कि जो 1 एंगस्ट्रोम है वो कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। समझ में? 10⁻⁻10 मतलब कि लगभग ये कह लो कि ये वैल्यू आपने 1 मीटर तो देखा हुआ होगा, है ना? 1 मीटर, ठीक है, लगभग सभी ने देखा हुआ है, करीब 3.25 फुट का होता है। ठीक है, तो अब जो 1 मीटर है उसके हमने करीब 100 करोड़ टुकड़े कर देने हैं, 100 करोड़। फिर जो साइज बनेगा ना वो साइज होगा एटम का। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। आपने अपने हेयर्स देखे होंगे, तो जो हेयर का जो कोना होता है ना, टिप जो होती है, उस टिप के सोच सकते हो उसके 2 टुकड़े भी नहीं कर सकते हम, बट जब उसके लाखों टुकड़े होंगे तब जाकर के एटम का साइज आएगा, एक एटम की साइज जितना कुछ बनेगा। तो इसलिए कह रहा है कि भाई हम इसको मीटर या सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर तो इतना छोटा हो गया कि अब हम सोचो मैं इसको अगर मीटर में लिखता, क्या लिखता? कुछ मैं इस तरीके से लिखता लगभग। ठीक है, लगभग की बात करूं, अप्रोक्सीमेट, मतलब कि मुझे आगे 10 जीरोज और लगानी पड़ती, तो कोई लॉजिकल होता उस चीज का। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रोम में जर्नली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वीनियंट के लिए, मेथड के लिए। ठीक है, तो अब क्या आता है कि अगर भी बात करें हम देखने की, तो एटम को किस तरीके से देखा जा सकता है? भी कोई माइक्रोस्कोप होगा, क्या कुछ होगा, कुछ ना कुछ चीज तो होगी। तो हम इनको जर्नली कहते हैं कि जो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं
हम उनसे भी इनको नहीं देख सकते। तो साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ इसकी पिक्चर्स निकाली है, किसकी हेल्प से? एटम्स आर सीन बाय स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का नाम है STM। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से कुछ एटम्स की पिक्चर्स निकाली गई हैं, तो वहां से कुछ हमें वो ज्यादा आइडिया मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे भी हैं जिनसे हम एटम्स को देख पाए। तो ये बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं जिनकी हेल्प से हम उन एटम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि भाई एटम क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है। तो इनको आपने ध्यान से देखना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।